मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आपको इस ठंडी सुबह की नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद चैनल पर वापसी हो रही है। बहुत लंबा समय गैप हो गया था, जिसमें पाठन पठन का प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो आज हम बात करेंगे जीनोमिक्स। जीनोमिक्स रिलेटेड है कि जो हेल्थ प्रेजेंट टाइम में हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिजीज हो रही हैं, उनका हमारे जीन से क्या रिलेशन है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेंडल साहब थे, उन्होंने जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने बताया था जो हमारे करेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पेरेंट्स टू नेक्स्ट प्रोजनी में ट्रांसफर होते हैं। तो केवल करेक्टर्स ही ट्रांसफर नहीं होते हैं, उस प्रोजनी में जो उनका करेक्टर्स और जो ट्रेड शब्द यूज किया था, बेसिकली क्रोमोसोम्स था हमारी बॉडी के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, जो करेक्टर्स को ले जाने का, कैरी करने का काम करता है। उस समय तक इतना ही था कि करेक्टर्स ले जा रहा है, जो हमारे पेरेंटल करेक्टर्स हैं उनकी मिक्सिंग कर रहा है, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि मदर्स और फादर तो अलग अलग फैमिली से आते हैं, और उनकी जो अगले नेक्स्ट जनरेशन जो चाइल्ड होते हैं उसमें दोनों फैमिली के जेनेटिक करेक्टर्स पाए जाते हैं। और उसमें बहुत सारे करेक्टर्स हो सकते हैं, जो मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, घुंघराले बाल हैं, कलर्स हैं, हैबिट हैबिट हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं बच्चों में जो माता पिता से ट्रांसफर होती है। धीरे धीरे जो हमारा साइंस ने डेवलपमेंट किया, क्रोमोसोम के बाद डीएनए आरएनए की खोज हुई, जीन्स पे काम हुआ, और उसके बाद स्टार्ट हुई जीन सिक्वेंसिंग। तो जीन सिक्वेंसिंग तक आते आते देखा कि जीन्स बहुत सारे काम करता है। फिर पता चला जीन कौन कौन से काम कर रहा है। जितने जीन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बॉडी में होने वाली फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिकल, जेनेटिक, इतनी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। वो चाहे इम्यूनिटी की हो एक्टिविटीज हो, चाहे डिजीज से रिलेटेड एक्टिविटीज हो, तो ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे जीन कंट्रोल करते हैं। यानी कि जीन के अंदर एक स्क्रिप्ट होती है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है। और जीन जो आते हैं हमारी पेरेंटल से आते हैं। तो पेरेंट्स के अंदर अगर हमारे करेक्टर्स हम हमारे अंदर आ रहे हैं, पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं, हमारे ट्रांसफर होकर आ रही हैं। यानी कि एक पेरेंट्स फादर की तरफ से, एक माँ की तरफ से, माँ के हाउस से आ रही है, तो माँ के अंदर से और दूसरे पेरेंट्स से आते हैं। तो इन जेनेटिक करेक्टर, केवल जेनेटिक करेक्टर ही ट्रांसफर नहीं हो रहे होते हैं। बहुत सारी चीज देखेंगे कि जो हमारे करेक्टर होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स हमने देखे हैं। तो ह्यूमन के केस में अगर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज करेक्टर्स हैं जो फीमेल्स कैरी करती है। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो फीमेल्स के अंदर दिखाई नहीं देती हैं, उनको प्रभावित नहीं करती हैं, इफेक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन मेल्स में इफेक्टिव होती हैं। और उस वो फैमिली अपनी फैमिली से लेकर आती हैं, लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें बॉयज में या दूसरे जनरेशन में हमें डिजीज को दिखाई दे सकती हैं, तो कैरी करती हैं। तो ये डिजीज किसी फिजियोलॉजी इन्वायरमेंट से ट्रांसफर नहीं हो रही है। जो जीन के थ्रू जो डिजीज ट्रांसफर होती है, तो वो जीन मिक्सिंग होती है, उनमें दोनों के जीन मिक्स हो रहे हैं और उनसे वो डिजीज जो होती है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो जीन की जो नेचुरल मिक्सिंग है, आर्टिफिशियल मिक्सिंग होती है, तो उनसे जो डिजीज कॉज होती है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो डिजीज देखा जाए कि ट्रीटमेंट से क्योर हो सकती है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती है, और लोगों को धीरे धीरे क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन लोगों की डेथ हो जाती है और क्या कारण है कि डेथ होने के बाद। तो धीरे धीरे जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो कारणों का भी पता चला। पहले तो मानते थे कि डिजीज जो हो रही है वो कोई गॉड गिफ्टेड या गॉड रिलेटेड एक्टिविटीज है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है। तो बहुत सारी डिजीज थी जो कि हमारी मेडिसिन थेरेपी से ठीक हो रही थी, ट्रीटमेंट लेकर ठीक हुई। कुछ डिजीज ऐसी थी जो सही ही नहीं हो रही हैं और लाइफ टाइम वो हमारी बॉडी के अंदर बनी रह सकती है। तो उन डिजीज को देखा गया, स्टडी किया गया, तो मालूम चला कि जीन था, जो डिजीज से रिलेटेड जीन थे, वो डोमिनेंट हो गया हमारा। या एक जीन, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे हम एपिस्टेटिस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जेनेटिक एक्टिविटी होती है, इनकी डिजीज कॉज हो जाती है, और बहुत ही क्रोनिक डिजीज होती है जो लाइलाज होती है, जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है। और कुछ डिजीज ऐसी हैं जो जीन लेवल पर होती है, जेनेटिक ही है,
तो जीन को ही हम जीनोम कहते हैं। जो हमारा जीन है, क्रोमोसोम है, इट्स कॉल्ड जीनोम। तो जैसे कि हमारी डायबिटीज है, तो हमारा देखा जाए कि हमारा जो डायबिटीज है, हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का कन्वर्जन बंद हो जाता है और ग्लाइकोजन नहीं बनता, जिससे क्या होता है कि डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज का कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, वो जीन काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर उसको जीन को हम फिर से जीन थेरेपी के थ्रू अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारी डायबिटीज सही हो जाएगी, तो जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। इस तरह के बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, क्रोनिक डिजीजेज हैं, वो जीन लेवल पर हैं। उनको हम जेनेटिक्स के जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, बायोटेक्नोलॉजीज आई हैं, जेनेटिक एडिटिंग आई हैं, इन सब के थ्रू हम डिजीज को सही कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे जीनोमिक्स पर, किस तरीके से हमारी इफेक्टेड को, हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को अफेक्टेड करते हैं जीन्स। तो जीन रिलेटेड जीन्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जीन से क्या क्या हो सकता है, और आज के समय में हम क्या कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। Public health genomic focus on the application to genomic research to health benefits. Genomics play a role in 9 to 10 leading cause death in most in cancer, heart disease. One of the main risk for heart disease for familial hypercholesterolemia and family condition that result the high level of बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जीन लेवल पर या फैमिली लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस समय बेसिकली कंट्री में बहुत सारे कंट्री हैं, एडवांस कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्रियों में बहुत सारी डेथ हो रही है। कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम्स हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेथ है, जो कि नेचुरल डेथ से कहीं ज्यादा है, इनके कारण से हो रही है। और ये बहुत सारी फैमिली में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम फैट यूज करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी हार्ट से रिलेटेड डेवलप कर सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर भी उसमें एक आता है और ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज है, ट्यूमर है, इन जैसी चीजें रिफॉर्म हो सकती है। जेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन हैव अप्रोक्सीमेटली 29,000 genes, but this only amount to about 2% of the genome. तो पूरे ह्यूमन रेस में देखा जाए 29,000 जीनोम होते हैं, लेकिन इनका जीनोम में केवल 2% ही रोल होता है। द रिमेनिंग डीएनए आइदर नॉन कोडिंग इंट्रॉन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, रेगुलेटरी सीक्वेंसिंग और वैरायटी ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो पूरे जीनोम का केवल 2% ही होता है और बाकी जो होते हैं उसका कारण है कि डीएनए हमारा नॉन कोडिंग इंट्रॉन से बना होता है। ऑफ नोन प्रोटीन ह्यूमन बॉडी ओनली हाफ हैव बीन नोन फंक्शन। अगर देखा जाए कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है, उसके बारे में अभी तक हम पूरी नॉलेज नहीं ले पाए। जितने भी प्रोटीन्स हो उसका केवल हम आधा। अब अगर स्टडी तो सबसे पहले अगर हम डिजीज की स्टडी करना शुरू करते हैं, जिसे विदेशों में प्रचलन है, हमारे इंडिया में भी कम है, कि फैमिली हिस्ट्री बनती है। जैसे हमने बताया था कि बहुत सारी डिजीज हमारी पेरेंट्स से बच्चों में आती है। तो दिस टाइप जो डिजीज की स्टडी करेंगे, कहां से आई, कैसे आई, दिस स्टडी कॉल्ड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेल्थ। पीपल हु हैव फैमिली मेंबर विद अ क्रोनिक हेल्थ कंडीशन हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज। तो अगर हमें पता नहीं है डिजीज कहां से आ रही है, तो हमारी डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा और हम मर सकते हैं। अ गुड रिकॉर्ड फैमिली हिस्ट्री वुड कंटेन 3 जनरेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, एज, कॉज ऑफ डेथ एंड एज ऑफ डायग्नोसिस फॉर एनी क्रोनिक डिजीज। अगर हमको पता है, हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारा अच्छा सा रिकॉर्ड है कि हमारे मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को, ग्रैंड फादर को कौन सी डिजीज थी, तो उसकी जो स्टडी होगी उससे हम पता कर सकते हैं। जो हमारी डेथ हो जाती एज के अनुसार, बहुत कम एज में, उनको रोक सकते हैं और हम उन डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं अच्छे समय पर, और उससे हम उसका ट्रीटमेंट से हम सकते हैं। अगर देखा जाए, बहुत सारी यहाँ पर डिजीज फैमिली हिस्ट्री का डेटा दिया है, कैसी डिजीज थी और उन तरीके से क्या करते हैं। तो अगर हम विदेशों में भी प्रचलन है कि जब शादियां लोग करते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं कि कोई डिजीज तो नहीं है मेल फीमेल के अंदर। अभी यहाँ इंडिया में प्रचलन नहीं है। तो जेनेटिक टेस्टिंग हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारा एक एड्स है,
एड्स हम अगर ब्लड कहीं डोनेट करते हो पता चल जाता है हमारी बॉडी के अंदर एड्स का कुछ वो तो नहीं है, कोई दूसरे माइक्रोब्स तो नहीं, बहुत सारी डिजीज जो ब्लड डोनेशन में बहुत सारी रिपोर्ट्स पता चल जाती हैं। लेकिन शादी से पहले भी हमें अगर अपना जेनेटिक टेस्टिंग करा लेंगे तो बहुत अच्छी हो सकता है। करंटली दे हैव ओवर 2000 genetic tests available in the clinical testing. Most diagnosis rare genetic disorders such as Duchenne muscular dystrophy. Research is trying to develop tests that will be measure an individual's risk factor of chronic disease or response to medicine. अगर हम पहले अपनी फैमिली में जेनेटिक टेस्ट करा लेते हैं, शादी से पहले हम करा रहे हैं, और कोई भी हमारे अंदर रेरेस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक टेस्ट है, और हमें पता चल रहा है, तो एक ही लॉस होगा कि केवल हम उसमें सफर करेंगे, हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सफर नहीं करेगी। और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने टाइमिंग पे टेस्ट करा लिया है अपना, तो हम उसको जो है मेडिसिन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है इसका? मोस्ट जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल नाउ हैज अ लिमिटेड यूज ड्यू टू द जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ मैनी क्रोनिक डिजीज बीइंग अननोन। तो अभी भी टेस्टिंग जो हो रही है बहुत कम हो पा रही है और उनके बारे में बहुत कम पता लोगों को, जबकि बहुत सारी चीजें और हैं। और जो टेस्टिंग होती है उसमें अननोन जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। मैनी जेनेटिक टेस्ट आर मिसयूज टू द प्रीमेच्योर मार्केटिंग, और बहुत सारे टेस्टों को खतरा रहता है कि मार्केटिंग जो कमर्शलाइजेशन चला है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स का, उसमें लोग उसका मिस यूज कर सकते हैं। एवोल्यूशन जेनेटिक जीनोमिक एप्लीकेशन इन practices and the prevention. Some genetic test for the hereditary cancers not effectively implemented in practices. तो बहुत सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ मिसयूज करते रहते हैं। तो ये देखा जाए एक जेनेटिक टेस्टिंग या फैमिली हिस्ट्री के लिए एक ड्रॉबैक है। अब one of main fair genetic testing is the possibility to genetic discrimination. अगर हम इसका सबसे फैमिलियर जो हमारा उदाहरण है कि डिस्क्रिमिनेशन से हम बच सकते हैं, जेनेटिक थ्रूआउट एट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन डिस्कलर एक्ट वाज पुट इनटू प्रैक्टिस टू द प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। बहुत सारे में चीजें शामिल की गई थी इंश्योरेंस सेक्टर में और बहुत सारे में इसको अवेलेबल कराया गया था, लेकिन इसमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अफोर्डेबल केयर एक्ट इज पॉसिबल वेरिएशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बेस्ड ऑन द डिजीज ऑफ जेनेटिक। तो इसको उसमें जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर था उसमें शामिल किया गया था और उनको उसको जो हमारा प्रैक्टिसेस होती है उसको क्योर करने के लिए उसमें रखा गया था। Preconception that genetic screening is currently available that identify treatable condition, brief child convinced as well as pre-implementation genetic screening. The pre-implanting screening can lead to parent selecting which embryo implant via vitro fertilization. अगर हम देखते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रही है, तो अब मान लो फादर के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो मदर को क्या करना चाहिए? IVF, यानी कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू अपने एम्ब्रियो को डेवलप कर सकते हैं, बच्चे बना सकते हैं, जिससे जो हमारी फैमिली की जेनेटिक प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल सकता है। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग इन्वॉल्व्स द जेनेटिक स्क्रीन फॉर द सेवरल कंडीशन अपॉन बर्थ अमाउंट वेरी ऑफ द स्टेट। और हम अब इन जो जेनेटिक डिजीज है, अभी मैंने बात की थी पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इन जीन्स लेवल पर जो डिजीज है उनके जीन को अगर चेंज कर दिया जाए, जीन को रिमूव कर दिया जाए, या जो जीन कम है वो काम नहीं कर रहा उसको न्यू जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इन्वॉल्व रिप्लेसिंग अ हार्मफुल म्यूटेंट जीन विद एन एक्यूरेट कॉपी यूजिंग अ वायरल वेक्टर। तो जीन थेरेपी एक बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है, एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें जीन को इंट्रोड्यूस डायरेक्ट नहीं कर सकते निकाल के, हमें एक नया जीनोम बनाना पड़ेगा और फिर उसको हमारा जो वेक्टर होता है, वायरल वेक्टर होगा, जो वायरस होगा, उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करा के हम एक फ्रेश जीन जो है उसके अंदर म्यूटेंट जीन को रिप्लेस करके उसके अंदर इंट्रोड्यूस
कर सकते हैं दिस टेक्निकल जीन थेरेपी। Currently, no gene therapy program have FDA approval, yet over 200 clinical trials were performed within the 5 years programs. हेलो, हाँ अभी रिकॉर्डिंग कर रहा, थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी 9 बजे सो के उठेगा, वो लेट उठता सो के, अभी जाएंगे तो बात करा देंगे। Additional use for gene therapy is to treat cancer by having oncolytic virus insert a sequence that lead to the dead। अब जीन थेरेपी में बताया था कि एक जीन हम फ्रेश जीन लेंगे, एक जीन वायरस का लेंगे, दोनों का एक अलग हमारा जीनोम बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों फ्रेश जीन और वो होगा, और वायरस का जीन क्योंकि हम कोई इंजेक्शन से थ्रू नहीं कर सकते हैं, उसको फिर हम अपने पर्टिकुलर सेल्स के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और वो फिर सेल्स को रिमूव करके उसमें फिट कर दिया जाएगा, और इससे हमारे जो सेल्स है, जो हमारा जो जीन गड़बड़ जीन था वो हमारा फिर से प्रॉपर तरीके से काम। अब जीन थेरेपी का ड्रॉबैक दूसरा क्या है, तो हम बता सकते हैं कि जीन थेरेपी बेसिकली हम कई बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही खर्चीली होती है और बहुत ही देखा जाए इसमें बहुत सारा खर्च होता है, दूसरे भी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है। वन ऑफ द ड्रॉबैक यूजिंग viral vector is non-specific inserted into a cell. 2002 cases had to 25% insert before a proto-oncogene leading to the leukemia. Many cancer cells contain an overexpression of the surface protein found normal cells. Normal cells can uptake oncolytic virus leading to the tissue death. इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो सकती हैं। Regeneration, genetic analysis of newts and zebrafish, determining that they are able to regrow limbs by using highly proliferative muscles, cartilage, neural cells. In human, RB protein and ARF prevent muscle cells to form containing mitosis. RNA was shown the relief the blackened risk for such procedures involve the higher risk for the cancer in cells, mitotic control inhibited। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी रीजनरेशन से रिलेटेड हो सकती है। बहुत सारे एनिमल्स में देख सकते हैं कि रीजनरेशन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक मिलती है। जीन मैपिंग, अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है कि जीन मैपिंग की जाती है। जीन मैपिंग क्या है, तो लोकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ऑफ क्रोमोसोम्स। The 1000 Genomics project published a map of variation in human genome to show the difference in disease risk and physical attributes। तो जीन हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख के पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे अंदर या ह्यूमन के अंदर जो डिजीज का रिस्क है वो कितना परसेंटेज है, कितना हो सकता है। द प्रोजेक्ट रिजल्ट शो द मेनी कॉमन म्यूटेंट्स इन द बर्ग ग्लोबल रेयर वंस आर द ऑफन लिमिटेड इथेनिक ग्रुप। तो जो जीनोमिक प्रोग्राम है, जो जीनोमिक का अगर देखा जाए हमारा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यूएसए रिलेटेड है, इंडियन बेस्ड भी है, जीनोम पे बहुत सारे रेसिस पे अभी चल रहे हैं जिनका उसको देखा गया है कि कितना जो है अच्छा है। लिमिटेड यूज नो फिनोटाइप डेटा एंड पॉपुलेशन साइज, तो इसका यूज बहुत लिमिटेड किया जाता है गवर्नमेंट लेवल पर इसको परमिशन यूज करने की। हेल्थ इक्विटी, वन ऑफ होप्स जीनोमिक दैट द विल हेल्प रिड्यूस द इक्विटी ऑफ द हेल्थ केयर बिटवीन रेसिकल एंड इथेनिक ग्रुप। और अगर हम देखा जाए कि इस स्टडी के बेस पर हम रेसिकल और जो इथेनिक ग्रुप्स हैं, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स की स्टडी को हम आसानी से कर सकते हैं। हाउएवर जीनोमिक डाटा हैज शो दैट देयर आर द लिटिल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप compared to the within groups many variant and low risk factor. Genomic information may be helpful for the prevent better information about should the receive specific treatment and size of the expected benefit। तो जीनोमिक स्टडी से क्या बेनिफिट्स हैं? अभी हम बहुत सारे जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे जो बहुत सारे जो हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं वो हमें एक्यूरेट मेडिसिन नहीं दे सकते हैं
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फीवर्स हो रहा है, दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो किससे रिलेटेड है हमें पता नहीं चलता है। और बहुत सारे हाइपोथेटिकल स्टडी के आधार पर ही हम बहुत सारे मेडिसिन दे जाते हैं, जबकि उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होते हैं। तो अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है हमारे पास, बहुत अच्छी चीज़ है, तो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम मेडिसिन लेंगे, और हमें बॉडी चीज़ों हमारी जो कभी कभी मेडिसिन लेते हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं, दूसरे ऑर्गन्स के लिए इफेक्टिव हो जाती हैं लॉन्ग टाइम में, तो उनसे हम बच। State participation, currently only the 4 states have been the health department that the genomic knowledge, क्रोनिक डिजीज बहुत सारे जिसमें जो हमारा काम करती है सरकार, ह्यूमन जीनोमिक एपिडेमोलॉजी नेटवर्क। तो सरकार गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे एनजीओ हैं जो अपना नेटवर्क बनाते हैं जेनेटिक स्टडी के लिए, कि कौन से किस एरिया में किस कंट्री में किस तरह की डिजीज होती हैं और किस तरीके से वो हेल्थ को इफेक्टिव करती हैं, किस किस तरीके से उन पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रही है। आने वाले टाइम में बहुत ही अभी भी बहुत सारा रिसर्च वर्क चल रहा है, तो उसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। द करंट बेनिफिट फ्रॉम द जेनेटिक टेस्टिंग रिमेन्स स्मॉल जेनेटिक ओनली द प्ले अ स्मॉल रोल इन मैनी क्रोनिक डिजीज। देखा जाए एक सिंगल जीन जो होता है, अगर टेस्ट हम छोटा सा टेस्ट करा लें तो बहुत सारी दूसरी क्रोनिक डिजीजों से हम बच सकते हैं, और उनके थ्रू जो है थेरेपी करा लेंगे तो उन चीज़ों को हम ट्रीट कर सकते हैं। होल जीनोम सिक्वेंसिंग फेल टू प्रिडिक्ट रिस्क ऑफ मोस्ट कॉमन डिजीज। कई बार हम जो देखते हैं कि उसमें भी हमारी जीनोम सिक्वेंसिंग भी फेल हो जाती है। अर्ली जीनोमिक्स कैन रिवेल एरिया ऑफ द पॉसिबल द इंटरवेंशन टेक प्लेस बी एंड टी सेल्स इनहिबिट फॉर द पेशेंट सो मैनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हमारे जो बीटा सेल्स बी और टी सेल्स है वो हमारे अंदर जो पेशेंट होता है या पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम को डिसऑर्डर के रूप में शो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोनिक डिजीज इज, जो इंफॉर्मेशन देखा जाए तो अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड जो ह्यूमन रेसिज है उनसे रिलेटेड बहुत ह्यूमन कम हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव बीन यूज्ड जीनोमिक स्टडी फॉर ड्रग डेवलपिंग बट हैज नॉर्मली नॉट लीड टू लेट स्टेज डेवलपमेंट। तो जो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो जीनोमिक स्टडी का प्रयोग कर रही हैं। तो हम पर्टिकुलर अब देखा जाए कि पहले हम एक पेन के लिए बॉडी के अंदर पेन का सिंगल हम यूज करते थे टेबलेट्स का, अब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो पेन्स के टाइप्स हैं, जैसे मस्कुलर पेन्स है, हेड पेन है, एब्डोमिनल है, जितने अलग तरह, तो उनके लिए अलग अलग टेबलेट्स का फॉर्मेशन बहुत सारी मेडिसिन बन गई हैं। तो वो मेडिसिन का जो फॉर्मेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो जीनोमिक स्टडी की हेल्प से हुआ है। द कॉस्ट ऑफ थेरेपेटिक डेवलपमेंट हैज ट्रायल सिंस 19 while the number of FDA approved drug per year remains constant, many drugs fail after the investment। पहले बहुत सारी जो डेवलप ड्रग्स हुई थी और वो बहुत सारी ट्रायल की गई थी, उसके बाद भी वो ड्रग जो थी वो इन्वेस्टमेंट मतलब लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो ट्रीटमेंट में फेलोर हुई। ड्रग कंपनीज ऑफ इन वर्क एकेडमिक और द गवर्नमेंट इंक्रीज द इफेक्टिवली द प्रोड्यूस। तो इसके जो जीनोमिक स्टडी हो जाएगी, जीनोमिक स्टडी के बाद अगर हम ड्रग डेवलप कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और ज़्यादा ही प्रभावशाली होगी। वन ऑफ द लार्जेस्ट गैप इन द जेनेटिक रिसर्च which individuals respond differently drug and treatment। CDC, the Office of the Public Health Genetic, has the following goals of 2013: integrated evidence based genomic applications, public health, evaluated। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार जो है स्टडी करती रहती है, और सरकार और कंपनियों की यही चीज है कि हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन का डेवलपमेंट कर सके। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए हमें स्पेसिफिक कंटेंट और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक मेडिसिन बना सकते हैं। तो उसमें हमारे खर्च भी कम हो सकते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल भी कम होगा,